चलते हैं। आज कम बच्चे आए क्या? हाँ ठीक है। तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप पढ़ रहे हो आवर्तिता या आवर्ती गुण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिसमें आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था थोड़ा सा याद करा दूं। परमाणु आकार के बारे में कहा था, यानी परमाणु त्रिज्या के बारे में कहा था। मैंने एक चीज़ और बताया था उसी के साथ में कि परमाणु त्रिज्या जो होती है ना, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी पर नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम कुछ और आधार पर, दूसरे आधार पर हम परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, जैसे वॉन्डर वॉल त्रिज्या या उपसंयोजित त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या के आधार पर। लेकिन वो क्या है उसको बाद में पढ़ाऊंगा, अन्यथा वो कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए मैं उन चीज़ों को छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात करते हैं परमाणु त्रिज्या। किसी भी परमाणु की त्रिज्या बताने का अर्थ होता है कि परमाणु की एक साइज को बता रहे हो। जिसकी परमाणु त्रिज्या बड़ी है वो परमाणु बड़ा होगा, जिसकी परमाणु त्रिज्या छोटी वो परमाणु छोटा होगा। सीधा सा जवाब। अब हमने आवर्त सारणी में देखा तत्व तो अरेंज है, तो ये परमाणु त्रिज्या जो है, तत्वों का जो परमाणु त्रिज्या है, वो उन तत्वों के साथ कुछ परिवर्तन लाते हैं क्या? यानी कि हम एक तत्व देखें ऊपर वाला, उसके नीचे वाले तत्व के बारे में आधार लेते हैं, तो नीचे वाला तत्व का परमाणु त्रिज्या अधिक होती है, उसके नीचे वाले की अधिक होती है, उसके नीचे वाले की अधिक होती है। साइड चलते हैं तो पता चलता है कि परमाणु त्रिज्या छोटी होती जा रही है। अब हमें पता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन कारण सहित पता है। अगर बिना कारण के पता होगा तो हम गलतियां कर सकते हैं। ऊपर से नीचे आने में तो परमाणु त्रिज्या को बड़ा होते हुए हम बता सकते हैं, लेकिन इधर से यानी कि हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं से आप सर की ओर जा रहे हो तो परमाणु त्रिज्या का छोटा होने को हम नहीं दर्शा सकते। छोटे होने को दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उनके रियल कारण पता होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा भाई, इधर तो परमाणु क्रमांक 15 है, 11 है, 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, सोडियम 11, ऐसे 11, 12, 13, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ऐसा लगता है कि भाई 11 से बड़ा तो मैग्नीशियम होगा, है ना, 11 से बड़ा 12 होगा, 12 से बड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, आकार भी बढ़ते जा रहा है। जितने जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे आकार बढ़ते ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। ले लूटा, वो भेल है चूहों के लिए, ठीक है। तो यही बात यहां पर हमको समझ में आता है कि आकार के बारे में पता चल गया। अगर आकार को हमेशा याद रखोगे, क्यों, हम जैसे आयनन ऊर्जा क्या होता है ये समझना चाहते हैं या दूसरी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो हमें आकार को ध्यान रखना होगा, परमाणु त्रिज्या को आकार ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं। आयनन ऊर्जा शब्द का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। इसको कहते हैं इंग्लिश में आयनाइजेशन एनर्जी। इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हम IE से दर्शा सकते हैं इसको शॉर्ट में। एक दूसरा शब्द भी लिखते हैं इसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी इसको लिखते हैं IP से दर्शाते हैं। तो नहीं, हम लोग अक्सर जो यूज करते हैं ना वो IE ही यूज करते हैं, इसलिए कुछ ये बात ध्यान रखिए, दोनों नाम से आना था, IP या IE, या यूं कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है? हाँ कमेंट, मैं तो सोच रहा था मैं ही लेट हुआ, अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं लेट नहीं हुआ, है ना। जब मुझसे कोई लेट आ जाए, मतलब वही होता है ना बेटा। क्लास में मेरी बात सुनो, मैं क्लास 8th में था तो मेरे मार्क्स कम आए बोर्ड एग्ज़ाम का भाई, ठीक। अब मैं क्लासरूम से निकल रहा था बड़ा दुखी, तो मेरा एक दोस्त मिलता है, वो आके बड़ा बताता है, खुशी खुशी बताता है मेरा मार्क्स इतना है। मैंने कंपेयर किया, उसका मेरे से कम था, मेरे को ज़्यादा खुशी हुई। फिर और दोस्त मिला, उसका मार्क्स उससे भी कम था और ज़्यादा खुशी हुआ, ठीक है नहीं। अब उसके बाद सब कुछ हो गया, फाइनली एक लड़का आता है, एक और दोस्त है मेरा, अपना मार्क्स दिखाता है, वे मैं तो फर्स्ट आया। मैं फिर दुखी हो गया,
ठीक है, बाद में पता चला 3-4 लोग फेल भी थे, मैं और ज़्यादा खुश हुआ। मतलब समझते हो, मन का फितूर यही है कि मुझसे कोई आगे ना निकले, अगर कोई आगे निकल गया तो मैं दुखी, और मुझसे कोई पीछे हो गया तो मैं सुखी। चलिए, ये बड़ा मज़ेदार होता है ना। तो इसीलिए देखते हैं कि कभी सुख और दुख तो आता रहता है, और सुख और दुख हम लोग कैसे तय करते हैं? किसी चीज़ को पा लेने से नहीं तय करते हैं, दूसरा वाला पाया कि नहीं पाया उससे तय करते हैं। नहीं, अगर सोचो तो ठीक है, एक ज़माने में लोगों को कुछ नहीं मिलता था, वो बिल्कुल एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे। उनको पानी मिला तो सुखी और नहीं मिला तो दुखी, है ना। खाना मिला तो सुखी और नहीं मिला तो दुखी। आज तो खाना भर के पड़ा है, लेकिन दूसरे कारण सुखी दुखी है। चलिए ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे साथ होता है। तो ये किसी चीज़ को पाने के लिए ये इमोशन सही है, ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं, तब आयनन ऊर्जा का मतलब की तरफ चलते हैं। हो गया ना बेटा, ये परमाणु आकार क्लियर है ना। परमाणु आकार बढ़ते जाता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, और इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। ठीक है, आपका आवर्त सारणी में। अब जो सोचने वाली बात है कि आयनन ऊर्जा है क्या, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले समझे आयनन ऊर्जा है क्या। आप ये सोचो, मैंने आपको अचार का एक जार दिया है, उस जार से अचार का एक टुकड़ा उठाइए। कहां से उठाएंगे? ऊपर से। हाँ वही है, मतलब ऊपर अंदर से हाथ डाल के थोड़ी निकालोगे, है ना। वही बात यहां पर भी है। किसी परमाणु का ऊपरी भाग क्या होता है? आखिरी कोश। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर से ही निकलेगा ना, अंदर से थोड़ी निकलेगा। निकालो, अब समझ में आई बातें। तो किसी भी परमाणु के बाह्य कोश से, ये शब्द लगा देते हैं। अब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन निकलता है तो बाहरी कोश से निकलता है, तो हमारे दिमाग में ये चीज आना चाहिए। किसी परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि निकलता तब है, बोहर ने बात बताया था, ऊर्जा मिल देते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, यस बाहर जाती है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जितनी ऊर्जा वो लेती है, उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा शब्द है ना यहाँ पे, ऊर्जा शब्द है ना यहाँ पे। तो ऊर्जा शब्द क्या दर्शा रहा है? कि वो ऊर्जा को दर्शा रहा है। कौन सी ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा। अब ऐसा क्या हुआ कि एक परमाणु ए है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच गया? ए प्लस। लेकिन इसको, इस ऊर्जा को निकाल, ये कैसे निकल जाएगा अपने आप? ये निकालने के लिए हमें ऊर्जा देना पड़ेगा। ऊर्जा ग्रहण करेगा, ये आपस में जुड़ गए, मतलब परमाणु ऊर्जा को ग्रहण किया, और फिर उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तब क्या बन गया? ए प्लस। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी परमाणु में तो प्लस चार्ज आता है, आपने पढ़ा है, आपने सुना है। ठीक, अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकला है तो IE1 कहेंगे। फिर A प्लस से एक, अब एक प्लस तो बन ही चुका है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो अब उससे ज्यादा ऊर्जा लगेगी, IE2 कहलाएगा, दूसरी आयनन ऊर्जा कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, A+2 हो जाएगा। ए ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो ना, लिखने का कई तरीके होते हैं। प्लस IE3, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या समझ में आया? किसी भी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? अब मैंने आयनन ऊर्जा में 1 2 3 भी लिख दिया है, तो यहां पे ऊर्जा का क्रम क्या होगा? IE1 से अधिक होगा IE2, उससे अधिक होगा IE3। तीनों बातें हो गई। पहली बात, इसकी परिभाषा आप देखें, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल परिभाषा करा मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ? अब एक चीज सोचिए, मेरे पास दो परमाणु हैं, परमाणु A
ये नाभिक है, मैं ऐसा ना बना के मैं ऐसा करता हूं सिंपल सा, ये परमाणु ए हुआ, इसको ऐसे नाम ऐसे लिख देता हूं, ए परमाणु हुआ, ये नाभिक है, ये परमाणु बी हुआ, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। बताइए, अब सोच के बताइए, समझ रहे हैं कि ये परमाणु बड़ा है, ये परमाणु छोटा है, परमाणु त्रिज्या ज्यादा है, इसका परमाणु कम है। यस, तो ये बताइए इसमें कि कौन से परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगा? क्यों? हाँ, क्योंकि वो नाभिक के पास है, और नाभिक के पास है तो आपस में आकर्षण बल अधिक होगा। पिछली क्लास में बात हुई थी ये बात, ठीक है, कि जितना नजदीक रहेगा परमाणु के उतना ही ज्यादा उनमें आकर्षण होगा। चुंबक यानी चुंबक, दो चुंबक नजदीक है तो आकर्षण ज्यादा है, तो उसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगा। तो यहां पर समझ में आ गया कि छोटा, इसकी त्रिज्या बड़ा, छोटा है, इसका त्रिज्या बड़ा है, तो आयनन ऊर्जा को कौन प्रभावित कर रहा है? तो आयनन ऊर्जा जो है, मैं आई ई करके लिखूंगा, चलेगा? आयनन ऊर्जा जो है परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? व्युत्क्रमानुपाती शब्द समझते हो ना? छोटा तो बड़ा, ये छोटा तो ये बड़ा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा छोटा होगा परमाणु उतना ज्यादा आयनन ऊर्जा होगा। क्लियर हो गया? यहां पर आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, एक है परमाणु त्रिज्या, दूसरी क्या हो सकती है? नाभिकीय आवेश को क्या ले सकते हैं? एक बात सोचो, मान लेते हैं ये आपने कहा इस जगह पर आयनन ऊर्जा किसकी अधिक है? ए की तुलना में बी की आयनन ऊर्जा अधिक है। यहां पर समझ में आ रहा है? दूसरा एक और चीज मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दो परमाणु हैं मेरे पास, एक में धन 5, नाभिक में धन 5 आवेश है मान लेते हैं, और एक है जिसमें धन 10 आवेश है। चलिए, ये परमाणु ए है और ये परमाणु बी है। चलो ए बी तो ऊपर लिख ही लिए थे, तो ए बी ना लिखते हुए मैं एक्स वाई कर देता हूं। ये परमाणु एक्स है, ये परमाणु वाई है। तो बताइए कौन सा परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा लगेगा, यानी कि आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? देखो, दो शब्दों को एक साथ बोला मैंने, ऊर्जा ज्यादा लगेगा या आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो ऊर्जा लगी है, तो किस में ज्यादा लगेगा? एक्स में कि वाई में? क्यों? उसमें नाभिक में आकर्षण ज्यादा है, तो नाभिक ज्यादा आकर्षित करके रखेगी तो उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। सोचना ऐसा ही है। अगर आप एग्जाम के लिए सब कुछ रट्टा मार के जाएंगे तो होगा क्या कि वो भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको भूलना नहीं चाहते हैं तो उनके कारण समेत पता होना चाहिए, और कई जगहों पर अप्लाई करेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि सिंपल ये क्वेश्चन आता है और इसका आंसर लिख के आना है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन कई रूपों में बन के आता है, कई तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए उन चीजों को ध्यान में रखना है। तो क्या हुआ बेटा, यहां पर एक एक्स की तुलना में जो वाई में ज्यादा होगा आयनन ऊर्जा। यस, तो यहां पर एक बात समझ में आता है कि आई ई इज इक्वल टू समानुपाती जेड। जेड मतलब नाभिकीय आवेश, पिछले जेड मतलब परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा उतना ही नाभिक का आवेश। यस, तो नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो आयनन ऊर्जा अधिक होगा। हम ये दो ही बातों को हमेशा ध्यान रखें। अगर परिरक्षण प्रभाव को भी ध्यान रखते हैं तो आप देखे होंगे कि परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है कि आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा भरेगा, बाहर में तो जितना इलेक्ट्रॉन है ही, नाभिक में आवेश जो भी है, लेकिन आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन भरते जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि नाभिक के आवेश को बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोकता है। सो क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, आयनन ऊर्जा कम लगेगी। जो ज्यादा आकर्षण से जुड़ा होगा इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा लगने वाली है। ये बात याद रखिए, ठीक है? सीधी सी बात है, मैंने हाथ में अच्छे से पकड़ के रखा है कोई चीज, तो आप मेरे हाथ से छुड़ाओगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। मैंने हल्का फुल्का पकड़ा है तो और कम लगेगा। मैंने वहां पर रख दिया मेरा पेन तो थोड़ा और कम लगेगा।
मैंने बाहर फेंक दिया है, बाहर रखा है एकदम, तो और ज़्यादा कम लगेगा, क्योंकि यहाँ वहाँ से भी उठाना आसान थोड़ी है, उसके भी लिए एनर्जी लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे प्रभाव में है, वो चीज़ है ना, मेरे घर का सारा सामान मेरे प्रभाव में है। लेकिन मैंने मेरा घर का सामान ऐसा है कि दीवार से भी बाहर रखा है, कोई रखा है कुछ, तो फिर वो तो मेरे प्रभाव से बहुत कमज़ोर है ना, है ज़रूर, लेकिन मेरे प्रभाव से थोड़ा कमज़ोर है। बात समझ में आ गई? तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया? तो क्या हुआ, आयनन ऊर्जा क्या है, उसे प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो ये सब समझाने के लिए था। हाँ, बटे में नहीं लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समानुपात और असमानुपात। ये क्या हुआ, ये एक चीज़ अब ऐसा लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब है ये बढ़ने से ये कम हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। समानुपात संबंध किसको कहते हैं? हाँ, बराबर नहीं, दोनों, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, ठीक है। समानुपात संबंध का मतलब होता है कि बराबर कोई कांस्टेंट 1/r, कांस्टेंट ये एक वैल्यू होती है जिसके साथ गुणा करने के साथ साथ ये जैसे बढ़ते जाएगा तो ये घटते जाएगा। बोलो, जैसे मैं 1/5 की जगह 1/6 कर दूं, तो 1/6 की वैल्यू क्या होती, कम होती है ना 1/5 से, तो यही बात है। चलें आगे चलें। तो आयनन ऊर्जा की परिभाषा भी आपकी हो गई। इसको प्रभावित करने वाले कारक में मैंने जो बताया था आपको, परमाणु आकार यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ घटती है, ठीक। दूसरा नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो अगर, हाँ, प्रभावित करने वाले कारक जो मैं लिख दिया वही बता रहा हूँ, चलिए फटाफट बताता हूँ इसको। तो मैंने क्या कहा, परमाणु त्रिज्या गर्मी क्यों लग रहा है? परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर आयनन ऊर्जा घटता है। इसको मैंने परमाणु त्रिज्या को R से दर्शाया, आपको पता है, तो इसका मतलब हुआ IE जो है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा संबंध, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। दूसरा नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश को हम Z से दर्शा सकते हैं। तब तीसरा मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इधर जगह है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों का आयनन ऊर्जा अधिक होता है।
यहां पर कुछ चीजें हैं, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मैं P में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, P में 1 भरा होगा या 2 भरा होगा या 4 भरा होगा, ठीक है। इनकी तुलना में 3 भरा होगा, उसका अधिक होगा। सो मैं यहां पर बताना चाहूंगा, इस लाइन को ऐसे लिखने से अच्छा है एक लाइन लिखने के बाद बात करता हूं। चलिए, आपको शायद समझ में ना आए। अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, मतलब आधा भरा। P में आधा भरा का मतलब क्या था? P में 6 भरता है, 6 का आधा कितना होगा? 3 P तथा पूर्ण पूरित कक्षक, इसका क्या मतलब हुआ? जिसमें 6 भरा हुआ, P है तो 6 भरा हुआ, D है तो 10 भरा हुआ। हाँ, पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, अतः इनके इलेक्ट्रॉन, इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। यहां पर देखिएगा, इससे हम उदाहरण पे बात करते हैं। P1 P2, क्योंकि P में कितना भरता है? 6 ना। P पे बात करते हैं तो P में कितना भरता है? 6 भरता है। 3 कक्षक होते हैं इसमें, तो 1 2 और इसके बाद P आया, P3 हुआ, मतलब अर्धपूरित हो गया। तो और फिर ऐसा हुआ तो 4 हुआ, तो फिर वो पूरी तरह से ना अर्धपूरित है ना पूर्ण पूरित है। तो P3 P4 की तुलना में P3 जो है अधिक स्थायी होगा। इसी तरह से इससे P5 तो थोड़ा स्थायी होता है, लेकिन P5 की तुलना में P6 और अधिक स्थायी है। तो यहां पर आयनन ऊर्जा के इस क्रम को आधार माने। किस बात को लेकर चल रहा हूं मैं? स्थायित्व और आयनन ऊर्जा दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने बोला स्थायित्व अधिक है, अधिक स्थायी है, तो आयनन ऊर्जा भी अधिक होगा। तो यही इसी क्रम में देखिए, ऐसा तत्व जिनमें P3 होगा वो P4 वाले से ज्यादा आयनन ऊर्जा रखता होगा। उदाहरण पे चलता है। उदाहरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। उदाहरण, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना? 5, अच्छा 8 यार, सॉरी 8, 1s2 2s2 2p4। P में देखें 1 2 3, और इसमें देखें 1 2 3 4। चलिए थोड़ी सी बातों को समझेंगे। प्रश्न कुछ ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी? आइए लिख दूं, चलेगा? लंबा लिखूं तो होगी। हम आंसर कर रहे हैं, चलिए। ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, आपके 11 में भी इंपॉर्टेंट है और 12th में भी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि 12th में ही पढ़ें, ये दोनों साल के लिए हो जाए तो फिर दोनों साल हो जाएगा। पहले बातों को समझेंगे।
हमने आयनन ऊर्जा के बारे में इस आधार पर क्या कहा है, जरा सोचो। परमाणु त्रिज्या घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। आपको पता है इस तरफ जाते तो परमाणु का आकार जो है, परमाणु त्रिज्या जो है आर क्या होता है, इधर जाएंगे तो छोटा होते जाता है, इधर जाएंगे तो बड़ा होते जाता है। ये पता है हमको, बोलो, है ना। तो हमने जब उल्टा कहा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, आई ई क्या होगा। देखिए हम इधर से इधर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। बोलो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आकार छोटा होते जा रहा है, आकार छोटा होते जाएगा। तुमने खुद ही कहा था यहाँ पे बेटा, एक चित्र बनाया था ना यहाँ पे, मिटा दिया क्या मैंने, ये वाला, ये वाला। तो आकार छोटा होते गया, नाभिक की आकर्षण अधिक हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी। इधर जाएंगे तो कम होते जाएगा। ये थोड़ा सा सिंबॉलिक रूप से बता रहा हूँ, लंबा लंबा लिखूंगा उससे अच्छा है तो बड़ा आसान हो जाता है ना शॉर्ट में। ये हो रहा है। अब इन्हीं जगहों पर हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रहा है, चलो इस बात को तो कह दिया, पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी आधार माने। ठीक, अब यहां पर कैसे इसको आधार मान सकते हैं, चलिए देखें। तो हम अगर परमाणु त्रिज्या के आधार पर देखें, परमाणु त्रिज्या के आधार पर, परमाणु त्रिज्या, आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन से छोटा होता है ऑक्सीजन। तो जो छोटा होता है उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, अतः क्या होना चाहिए, बोलो। अतः आई ई का मान क्या होगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए। सही है, बोलो छोटा कौन है, ये। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं। परंतु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि, सॉरी की बड़ा हो गया, कि नाइट्रोजन के बाह्यकोश में अर्धपूरित पी कक्षक यानी क्या है, P3 उपस्थित है। ये बात जो ये लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली बात, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बीच में लिखिएगा तब इसको लिखिएगा। मैं आपको समझा रहा था इसलिए बता दिया था पहले। अब इस आधार पर देखें तो आपको ये पता है कि हम ये जान रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि छोटे का आयनन ऊर्जा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रहा है, इसका P3 है और इसका P4 है। ये अर्धपूरित है परंतु ये अर्धपूरित भी नहीं है, तो P3 है उपस्थित है। अतः स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। किसकी तुलना में, तो आयनन ऊर्जा क्या हुआ, आई ई किसका ज्यादा हुआ बताओ। अब क्या हुआ, बोलो, नाइट्रोजन का ज्यादा है किसकी तुलना में, ऑक्सीजन से। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा तकलीफ ये है कि सर जो छोटा है उसकी आयनन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, लेकिन दूसरा इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर, दूसरे और एक इफेक्ट काम कर रहा है जो ज़्यादा और ज़्यादा प्रबलतम रूप में काम कर रहा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर इस बात को देखूं, चलिए तब तो हमारे पास कौन सा है, लिथियम। लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, क्यों सा आएगा 5 6 कार्बन, अरे अरे क्या बात है, हाँ कौन सा है ये, 3 4 5
बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, और ये फ्लोरीन और ये नियॉन आता है। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस आधार पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि इसमें 2 ही कक्ष हैं, 2 1, 2 2। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो ऐसा नजर आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी बात करते हैं तो क्या 1s2, 2s1 है ना, 1s2, 2s2। ठीक है, परमाणु त्रिज्या की बात करता हूं तो परमाणु त्रिज्या तो आपको पता चल रहा है ये छोटा है, लिथियम से बेरिलियम छोटा है, सही है। अब इसके बाद 1s2, यहां पे क्या मिलेगा 1s2, 2s2, 2p1। देखो बेटा, दोनों आधार पर बात करते हैं, इसके तुलना में आकार छोटा है तो सीधी सी बात है आयनन ऊर्जा क्या होगा, इसकी तुलना में इसका ज्यादा होगा, सही है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी आधार मानोगे तो आप देखो इसका आधा भरा हुआ है जबकि इसका बाहरी वाला डबल भरा हुआ है। आधे भरे से अधिक भरा हुआ ज्यादा स्थायी होता है, जो कि मैंने बताया था। आधा भरा होने से भी स्थायी है, लेकिन इसका 2 ही ऑप्शन है, ये तो आधा या फिर पूरा। दूसरे में पी में हर तरह के ऑप्शन मिलते हैं। तो अब इसके तुलना में ज्यादा स्थायी है, जैसे कि आपने देखा था यहां पर भी, ये देखो आधा भरे से पूर्ण भरा हुआ बहुत ज्यादा स्थायी है। तो यहां पर अभी भी इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। देखो दोनों चीजें, आकार छोटा होने की वजह से भी आयनन ऊर्जा अधिक है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से भी आयनन ऊर्जा अधिक है। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखो तो 2 ही ऊर्जा स्तर है, 2 3, 2 4 सब में, है ना। तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ते जा रही है तो परमाणु आकार छोटा होते ही जा रहा है, परमाणु त्रिज्या छोटी होती जा रही है, ये छोटी होती जा रही है, सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जाते हैं तो मैं यहां से P1, ये क्या P1 है, यहां पे P2 ही बढ़ेगा ना, ये P3 होगा, P4, P5 एंड P6। तो इस जगह पे जाएंगे तो फिर इसका भी बढ़ेगा आयनन ऊर्जा, क्योंकि आकार छोटा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये हो गया P है, P, ये P3, ये अधिक होगा आयनन ऊर्जा। तो क्या हुआ जरा देखिएगा, इसका तो अधिक होगा ही होगा, फिर इसका भी अधिक होगा, ठीक है, लेकिन इसके तुलना में अधिक होगा ऑक्सीजन की तुलना में। तो यहां पर एक अपवाद आ गया। फिर इसके बाद बात करते हैं, फिर इनके तुलना में इसका अधिक होना ही होना है। तो ये क्या हुआ, फ्लोरीन का अधिक है आयनन ऊर्जा, फिर उसके बाद इनका भी अधिक होगा। तो अपवाद कहां आया, देखे ना आपने, यहां पे उल्टा हो गया। तो आयनन ऊर्जा का क्रम क्या नजर आ रहा है, एक बार बढ़ते क्रम में लिखें तो बढ़ते क्रम में लिखें तो हम लिखेंगे लिथियम से अधिक बेरिलियम का, बेरिलियम से अधिक बोरॉन का, बोरॉन से अधिक कार्बन का, कार्बन से अधिक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से अधिक नाइट्रोजन का। क्रम आप आ गया ना, सीधा क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में। तो ये जो अपवाद आया है इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो यही है, फिर इससे ज्यादा फ्लोरीन का, उससे ज्यादा नियॉन का। तो ये बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। तो ये चीजें जो जो मैंने पढ़ाया है, आप आयनन ऊर्जा पे पूरा मेहनत करिए। किसी भी चीज को, मेहनत को आप अधूरा अधूरा नहीं रख सकते। आप 11th वाले हो, अगर 11th को आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके रखोगे तो आप याद रखो कि आपका 11th ऐसा इंप्रूव होगा कि आपका 12th और आने वाले टाइम पे जो भी, अगर कभी केमिस्ट्री आया, हो सकता है कुछ एग्जामिनेशन के बाद आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं आपकी पढ़ाई में जिसमें केमिस्ट्री नहीं आती है आपकी हायर पढ़ाई में, लेकिन 12th तक तो है। और जितने भी उसके बाद 12th बेसिस पर जितने भी एग्जाम होंगे, आप कॉलेज भी होकर निकल जाओगे ना बेटा, और कोई भी एग्जामिनेशन दिलाओगे तो केमिस्ट्री तो आएगा ही आएगा। तो उस टाइम आप फंसो नहीं। हर एक अलग अलग ब्रांच में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है,
कहीं पे किसी ब्रांच में आपको केमिस्ट्री ज़्यादा प्राथमिकता मिलेंगी, कहीं पर फिजिक्स ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर मैथ्स ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर सभी ज़्यादा मिलेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, अलग अलग ब्रांच में इंग्लिश और किसी भी चीज़ में आप याद रखिएगा। तो ये इसके इसलिए क्या होता है, केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी होता है हर किसी को पढ़ना। आपको पता है बायोलॉजी वाले को मतलब क्या बोलते हैं, नीट वगैरह एग्ज़ाम दिला रहे हो तो आपको तीनों सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, मतलब इसमें जेई में भी तीनों सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो इस हिसाब से देखिए तो सब में रहेगा। जब आप कॉलेज पढ़ोगे बीएससी वगैरह, तो बायोलॉजी वालों को फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन तो क्या हुआ, वो क्या क्या पढ़ेंगे, आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी वाले। हाँ, मतलब बायोलॉजी 2 पार्ट हुआ, एक प्लांट से रिलेटेड और एक जीवों से रिलेटेड। तो क्या कहते हैं, एक जियोलॉजी होता है और एक बायोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, बॉटनी होता है। ठीक, एक बॉटनी होता है, 2 होता है। फिर इसके बाद आप चले जाओगे, फिजिक्स तो आपका छूट गया, केमिस्ट्री होगा। ठीक है, बाकी जो और सब्जेक्ट होते हैं तो पूरा का पूरा वहीं पे आ गया। लेकिन मैथ्स वालों को केमिस्ट्री लेना ही पड़ता है, फिजिक्स से लेना ही पड़ता है, और मैथ्स का पार्ट एकदम बढ़ गया है, और जो और सब्जेक्ट वो पूरे रहेंगे। तो मैथ्स में आपके सब कुछ रहेगा अगर बीएससी की तरफ जाओगे। और नीट और जेई में सिलेक्शन बेटा आप जानते हो कि इतने सारे लाखों बच्चों में से कुछ ही बच्चों का होता है ना। तो हर कोई बच्चा ये नहीं सोच सकता कि मेरे को यही पढ़ना है यार, नहीं पढ़ना है मेरे को, बीएससी नहीं करना है। आप ड्रॉप लेते जाओ, अगर आप उसके लायक नहीं बन पाए, उसके मार्क्स से लायक, तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखो कि केमिस्ट्री से भाग नहीं सकते आप लोग। ठीक, चलिए, तो ये यहाँ तक का क्लियर हुआ आपका। हाँ, सारी चीज़ें मैं पढ़ा दिया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। होता इतना ही है, एग्जाम में लिखना ये लिख दो, ये लिख दो, काम चल गया। या हो सके तो ये लिख दो, IEN1 ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, हम इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो वो सब दुनिया भर की बातें नहीं करूँगा, सिंपल तरीके से समझाया मैंने, तो सिंपल ही रहने दीजिए, बाद में कठिनाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो बात जब समझ में आने लगता है ना तो आसान हो जाता है। तो ये हो गया बेटा आपका। अब एक और है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बात कर लिया मैंने, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीनों हो गया। और चौथा ये परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, इसको एस से दर्शा रहे हैं। तो IE का मान यानी आयनन ऊर्जा का मान परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से घटेगा। व्युत्क्रम मतलब घटना, परिवर्तन के साथ। ठीक है, बढ़ने से घटा, घटने से बढ़ा। तो जब आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भरने लगेगा तो नाभिक का आकर्षण बल घट जाएगा, इस वजह से ऐसा होगा। ठीक है, तो आज का जो ये जो स्लाइड जो मिलेगा ना, सारे स्लाइड उसी वैसे ही रहेगा, बस कंटिन्यू होते जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। कौन सा बताया, ये वाला। ठीक है, ये भी प्रश्न हो सकता है, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक होती है ऑक्सीजन से, क्यों? आपको हाँ जवाब देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जवाब है। तो कैसे लिखना समझ में आया, परमाणु त्रिज्या के आधार पर। और हमारे पास ये क्या होता है, इसमें परमाणु आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस आधार पर ऐसा होगा। तो हम थ्योरी में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, चूंकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का परमाणु त्रिज्या छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। थोड़ा डिटेल में लिखना है तो, नहीं तो पकड़ो उतार दो। देखो भाई, आप कितना क्रिएटिव होते हो ना, वो आपके सक्सेस को दिखाता है, समझ रहे हो। और कितना शॉर्ट में जाते हो ना, वो आपकी उतनी अनसक्सेस को दिखाता है। मैं शॉर्ट का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है, शॉर्ट का मतलब बेस्ट है, लेकिन शॉर्ट भी 2 तरह के होते हैं। बोल दिए ऐसे, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है, तो आपने एक जवाब दे दिया, सर नाइट्रोजन का। गुड, मार्क्स मिल गए 3 में 1 या आधा मिल गया। उसमें लिखा है क्यों, और उसमें ना भी लिखा है और 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, किसका होता है, बस हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन में आ गया, नाइट्रोजन का, 1 में 1 मार्क्स मिल गया। क्यों, याद तो था पर गया। तो देखिए, लेकिन वो झटका देगा अगर आपको ऐसा प्रश्न आया और आपके दिमाग में बैठा है कि जिधर छोटा होता है उसका आयनन ऊर्जा अधिक होता है, तो फिर
रियल कारण दो है यहां पे। एक कारण तो छोटा होने की वजह से ऑक्सीजन का ज्यादा होना ही चाहिए, परंतु यार झटका मार रहा है, वो नाइट्रोजन का जाता है, कोई दूसरा फैक्टर भी काम कर रहा है, ठीक है ना। एक आदमी रोज, अपवाद क्या होता है बताता हूं। स्कूल से मेरे घर तक, आपके स्कूल से मेरे घर तक पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, मान लेते हैं ना। घंटी टन से बजी तो उसके बाद से चलो 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि घंटी बजी, बैग वगैरह संभाले और सब कुछ करते करते अब साइकिल पकड़े और इधर तक आए, और मेरे घर की घंटी बजा, 10 मिनट लगती पूरा। 40-50 बच्चे और ने यही काम किया, ठीक है, कितने मिनट लगा? 10 मिनट। अब मैंने अपने बच्चों को भेज दिया, जा भाई तो आजा, और वो जैसे उधर घंटी बजी, इधर टन से बजाया, पहुंच कैसे गया? मेरे को पता चले वो लड़का गया ही नहीं, कारण पता चल गया। दूसरा, वो लड़के को छोड़ के भी आया स्कूल, और मेरे यहां तक पहुंचने में उसको 15 मिनट लग गया। ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, अपवाद हो रहा है, इस बच्चे के साथ अपवाद हो रहा है। अपवाद क्यों हो रहा है पता लगाऊंगा, बस मैं अपवाद क्यों हो रहा है, 10 मिनट की जगह वो 15 मिनट क्यों ले रहा है? ये बच्चा 10 मिनट की जगह वो 5 मिनट क्यों ले रहा है? दोनों का फैक्टर पे बात करता हूं। पता चलता है एक बच्चा 5 मिनट में आ जाता है, कारण क्या है? बाद में पता चला कि उसमें वो जैसे स्कूल से घंटी बजती है, वो बैग तैयार करके बैठा रहता है, और उसको गाड़ी में बैठा के कोई आदमी ऐसे खड़ा रहता है और तुरंत ले आता है। फैक्टर पता चल गया। देखो नेचुरल क्या था? नेचुरल यह था कि इधर जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आकार छोटा होते जाता है, नहीं? अननेचुरल क्या हुआ? उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ने उसको झटका दिया था, अपवाद हुआ। हाँ, कहाँ? अर्धपूरित। अर्धपूरित कहाँ है? अर्धपूरित क्यों? वो इसलिए कि वो P6 की तरफ चला जाता है स्थायी होने के लिए। तो P5 से P6 जो है अधिक स्थायी। वो इलेक्ट्रॉन P5 जो है, अब इलेक्ट्रॉन देने की जगह इलेक्ट्रॉन लेने के गुण में आ जाते हैं। P5 जो है ना, इलेक्ट्रॉन देने, P5 से P6 बनना आसान है, तो P6 बनने के लिए वो ज्यादा स्ट्रगल करता है, यानी लेने की स्ट्रगल करता है, देने की स्ट्रगल नहीं करता है वो, इसीलिए ऐसा होता है। अब P4 जो है ना, P3 बनने का स्ट्रगल करता है, तो P3 बनना मतलब देने वाली बात हो गई, P4 से P3 देना मतलब देने वाली बात हो गई, और P5 से P6 बनना लेने वाली बात हो गई। और उसी लेने वाले के, मान लीजिए ऐसा सोचो, एक आदमी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 6 इलेक्ट्रॉन होने पर, मतलब एक आदमी को 5 रुपया है और 6 रुपया होने पर उसको बड़ा मजा आता है। अब उसके पास है ना, तो वो क्या करेगा कि वो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या 1 रुपया मिल जाए, वो सोचता रहेगा, वही कहानी। लेकिन अगर वहीं पर P4 और P3 में बात होता है, तो P3 में उसका पूरा जेब भर गया है, मतलब आधा भरा हुआ है, लेकिन वो सब बैलेंस है ना, बैलेंस चल रहा है ऐसे। और लेकिन वो P4 होने पर क्या होता है कि कहीं एक तरफ उसको अनबैलेंसिंग नजर आ रही है, तो क्या करेगा, यार ये बाल्टी छोड़ दे, मतलब सब्जी पकड़े हो, मान के सब्जी दोनों 2 झोले से आ रहे हो और एक झोला एकदम ज्यादा वजन लग रहा है, तो क्या करोगे, एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। पता चलता है कि जो रखी वो लौकी है, भिंडी होता तो चलो इधर उधर कर लेते, लौकी है तो इधर डालता हूं तो लौकी इधर ज्यादा वजन हो रहा है, इधर डालता हूं तो इधर ज्यादा वजन हो रहा है, तो क्या करोगे तुम? दोस्त को क्या बोलोगे, यार एक ठो उठा ले यार, मेरा बैलेंस ठीक हो जाएगा, नहीं? तो यही चीज होता है हर जगह पे। अब इतनी गहराई में जाना मतलब हमारे लिए भी बहुत हैवी पड़ता है, टाइम बहुत जाता है। देखो सिर्फ आयनन ऊर्जा, मैंने कहा था ना, अभी तक जो पढ़े हो ना वो कुछ काम की नहीं था। शुरुआत में कैसा लगा, यार थ्योरी यार लिखना यार पढ़ना यार रट्टा मारना, कुछ नहीं था, नहीं था ना। अब देखो यहां पर सोचना पड़ रहा है आपको, और यही चीज होता है साइंस। सोचना मतलब साइंस। ओके, थैंक यू।